नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान से देखना। नेक्स्ट एग्जांपल एक्चुअली में वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया हुआ है। वर्क एनर्जी थ्योरम में किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर आप इस थ्योरम को अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सारे फोर्सेस के वर्डन का सम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आएगा। तो अभी इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके का रॉड है, ये रॉड इस तरीके से यहाँ पे दिया और फ्रिक्शनलेस रॉड है। इसके ऊपर एक बीट्स यहाँ पर कनेक्टेड है, ये बीट्स इस पर्टिकुलर पोजीशन पर सिचुएटेड है, ये यहाँ से R1 डिस्टेंस की दूरी पर सिचुएटेड है और इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, ओमेगा से रोटेट कर रहे हो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये बीट्स स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि ये जब इसको रोटेट कर रहा है तो ये बीट्स स्लाइड करके इस पर्टिकुलर पोजीशन से शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ गया और इसकी डिस्टेंस r2 होगी, जबकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी अभी भी ओमेगा के बराबर ही मेंटेन करके रखा है। इस बीट्स का मास m के इक्वल दिया है, इस बीट्स का मास m के इक्वल दिया है, तो एंगुलर वेलोसिटी रॉड की कांस्टेंट मेंटेन की है। जबकि होना क्या चाहिए था कि बीट्स अगर आगे की ओर मूव करता है तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ी है। अगर कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता तो ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ इसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग करके इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन किया होगा। तो अब वो उस एक्सटर्नल फोर्स का हमें इस ड्यूरेशन में बर्डन की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है। तो वर्डन हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो कभी भी इस तरीके की कंडीशन पे आए तो जितने भी फोर्सेस आ रहे हैं उन सारे फोर्सेस के वर्डन का सम इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल होता है। अब हमें पता है कि इस रॉड की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो थ्रू आउट द मोशन क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन बीट्स जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में यहां कहीं पे भी फ्रिक्शन सिचुएटेड नहीं है, तो फ्रिक्शन का तो कोई वर्क आएगा नहीं। इस बीट्स और रॉड के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू लग रहा होगा वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो भी यहां पे लग रहा होगा उसके वर्डन की वैल्यू एक्शन और रिएक्शन के कारण कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अभी इस पूरे केस में यहां पर अगर हम आए तो स्टार्टिंग में इस पार्टिकल के पास जो बीट्स के पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो के इनिशियल काइनेटिक 1/2m R1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर के इक्वल निकल करके आएगा। R1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आएगा। लेकिन जब हमने इसको छोड़ दिया तो होगा क्या, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये इस प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में v वेलोसिटी से इधर की ओर जाएगा और साथ साथ में इसके पास रोटेशनल मोशन, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएंगे तो रोटेशनल मोशन के कारण इसके पास एक और स्पीड की वैल्यू आएगा, दैट इज इक्वल टू R2 ओमेगा। तो के फाइनल की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट क्लोज v स्क्वायर प्लस R2 ओमेगा का होल स्क्वायर की वैल्यू आएगा। R2 ओमेगा का होल स्क्वायर, क्योंकि R2 ओमेगा होल स्क्वायर, R2 ओमेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन अंदर रोटेशन के कारण आ रहा होगा और इस रॉड के रिस्पेक्ट में ये v स्पीड से मूव करते हुए जा रहा होगा। v की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए हमें सर्कुलर मोशन के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा। किसी भी जनरल पोजीशन पर जब ये x डिस्टेंस की दूरी पर सिचुएटेड होगा, ठीक है ना, यहां से रॉड में x डिस्टेंस की दूरी पर सिचुएटेड होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m इंटू एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू रॉड लग रहा होगा। तो उस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो x ओमेगा स्क्वायर के इक्वल लग रहा होगा। एक्सेलरेशन को मैंने लिखा v dv डिवाइडेड बाई dx, v dv डिवाइडेड बाई dx। तो यहां पर v dv इज इक्वल टू आ जाएगा x ओमेगा स्क्वायर dx और इसको इंटीग्रेट कर दिया R1 से R2, तो यहां पर इंटीग्रेट हो गया 0 टू v। इनिशियल स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रॉड इसकी 0 थी, तो इसकी वैल्यू आ गया v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आएगा। 2 से 2 का टर्म्स कैंसिल आउट हो गया,
तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इससे अगर हम कैलकुलेट करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m ब्रैकेट क्लोज R2 स्क्वायर यहाँ पे एक टर्म्स मिसिंग हो गया है तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकल कर के आई, ये के फाइनल और ये के इनिशियल की वैल्यू निकल कर के आ रही। तो अब अगर हमें वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को चेक करना है तो दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आनी चाहिए। फाइनली काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूं तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2r2 स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ माइनस R1 स्क्वायर है, यहाँ माइनस R1 स्क्वायर आएगा तो ब्रैकेट में यहाँ पे 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज टू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर का टर्म्स आएगा जिसमें 2 से 2 का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली इस वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो आ रही है वो m ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब हम लोग ने सॉल्व किया तो इसमें वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू पूछा था, तो इसमें पहले आप जज कर लो कि कौन कौन सा फोर्स इसमें लग रहा है। एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, दूसरा इस बीट्स के बीच में और रॉड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उनका एक्शन और रिएक्शन होता है। अगर हम सिस्टम में एक्शन और रिएक्शन का वर्डन निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो के इक्वल आता है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और तीसरा फ्रिक्शन की चांसेस थे, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पर तो फ्रिक्शन का वर्डन आएगा नहीं, इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा वो कुछ नहीं वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे ध्यान से देखो, और सेकेंड एग्जाम्पल भी यहाँ पर जो फॉर्म किया गया है वो वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही बेस करके किया हुआ है। साथ साथ में स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी, जब हम सर्कुलर पाथ में जाते हैं तो स्ट्रिंग सर्कुलर पाथ में कब स्लैक होता है और कब टेंशन में रहता है, इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म किया है। तो एक्चुअली में स्ट्रिंग अगर उसके अंदर टेंशन की वैल्यू 0 हो जाता है तो उसकी स्ट्रिंग लूज हो जाती है और वो सर्कुलर पाथ को छोड़ देता है। तो वर्टिकल सर्कुलर पाथ में जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं टेंशन की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, जिसके कारण वहां पर टेंशन 0 होने के चांसेस होने लगते हैं, तो वहां पे स्लैक होने की टेंडेंसी भी होना स्टार्ट कर देती है। तो अभी जैसे इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके से सिलिंड्रिकल सिस्टम है जो फिक्स कंडीशन पे और इसके रेडियस की वैल्यू r के इक्वल है, और इसके साथ एक स्ट्रिंग इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में हैंग किया हुआ है, इसके मास की वैल्यू m और स्ट्रिंग की लेंथ की वैल्यू l के इक्वल है। क्वेश्चन में गिवन है कि l की वैल्यू ग्रेटर देन पाई r के इक्वल है। ठीक है, तो हम इसे कितनी स्पीड u प्रोवाइड करें कि सर्टनली ये स्लैक कर जाए, सर्टन हो कि ये स्लैक कर जाए, मतलब इसके मोशन के ड्यूरेशन के वक्त कहीं ना कहीं टेंशन की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे अगर आऊँ तो जैसे मान लो कि ये राउंड करके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कहीं पर गया और ये स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं आया, तो इस साइड की ओर से अगर मैं आऊं तो यहाँ पर ये एंगल अगर थीटा के इक्वल आता है तो स्ट्रिंग भी अगर हम देखें तो स्ट्रिंग का यहाँ पर जो रोटेशन आएगा वो भी थीटा के इक्वल आएगा, क्योंकि रेडियस अगर थीटा एंगल घूमता है तो उसका टेंजेंट भी थीटा एंगल घूम जाएगा, क्योंकि टेंजेंट रेडियस का हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ये तो डिसाइडेड है कि ये एंगल भी थीटा के इक्वल आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर mg के इक्वल लिखूं, इस साइड की ओर यहाँ पर थीटा लिखूं तो इधर mg cos थीटा आएगा और इधर की ओर t के इक्वल आएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रेडियस मैंने स्मॉल r के इक्वल लिखा, क्योंकि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सर्कुलर मोशन करेगा, यहाँ पे इसकी स्पीड v आएगी। तो मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के इक्वल आएगा।
तो t इज इक्वल टू यहां पर mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r है। तो ये तो डिसाइडेड है कि v की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, टेंशन डिक्रीज करेगा। थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है, cos थीटा भी डिक्रीज करेगा, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है। तो ये डिसाइडेड हो गया कि यहां पे कहीं पर भी टेंशन की वैल्यू जीरो होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, टेंशन की वैल्यू जीरो होने के चांसेस नहीं होंगे। ये तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, और वो 90 डिग्री के पहले हो नहीं सकता। इसका मतलब इस कंडीशन पे यहां पर जब तक ये 90 डिग्री पे नहीं पहुंच जाता तब तक टेंशन जीरो होने के चांसेस नहीं रहेंगे। 90 डिग्री के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक टेंशन जीरो होने के चांसेस नहीं होंगे। तो हमें 90 डिग्री के पहले इस पार्टिकल को नहीं रोकना है। 90 डिग्री के पहले रुकेगा तो ये वापस ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, लेकिन टेंशन कहीं पे भी जीरो नहीं होगा, स्लैक होने के चांसेस तो होगा ही नहीं। तो एटलीस्ट इतनी स्पीड तो दे ही दें कि ये 90 डिग्री तक तो क्या कर जाए, अप्रोच कर जाए। मतलब ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हम आए तो इस पॉइंट तक तो आ ही जाए। ठीक है ना, यहां के पहले अगर जीरो हो गया तो ये वापस ऐसे घूम करके रोटेट करेगा, लेकिन कहीं पे भी स्लैक नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस पोजीशन पे आते हैं, तो ये L डिस्टेंस रहेगा, यहां पर ये R आया, तो एक्चुअली में ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हाइट ऊपर की ओर राइज किया वो L माइनस R के बराबर किया, L माइनस R के बराबर किया। तो इस पॉइंट पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए वो हाफ mu स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन mg ब्रैकेट क्लोज L माइनस R के इक्वल आना चाहिए। m से m कैंसिल, u ग्रेटर देन अंडर रूट 2g L माइनस R तो होना चाहिए, ताकि इस पोजीशन को क्रॉस करके ये ऊपर चला जाए। तो पहली लिमिट तो हम लोगों ने डिसाइड कर ली कि भाई इससे ऊपर जाएगा तभी स्लैक होगा, तो यहां पर u की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। ये एक लिमिट की वैल्यू हम लोगों ने डिसाइड कर ली। दूसरी लिमिट अब 90 डिग्री को ऊपर जाकर के चेक करते हैं कि 90 डिग्री के ऊपर जाकर के इसकी टेंडेंसी कैसे यहां पे निकल करके आएगी, उसको चेक करते हैं। 90 डिग्री के जब हम ऊपर की ओर यहां पर जाएंगे तो इस पॉइंट से यहां पर ये L डिस्टेंस नीचे की ओर सिचुएटेड था, और ये मान लो इस साइड की ओर चला गया, यहां पर पार्टिकल ऐसे। अब इस पूरे पार्ट पर यहां पर अगर हम आए तो इस पोजीशन पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर t की वैल्यू इधर की ओर लगा, इस साइड की ओर t की वैल्यू यहां पर लगा तो t सेंटर की ओर लगा, इसके रेडियस की वैल्यू r इसके रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं। यहां पर अगर हम आ जाए तो ये एंगल थीटा लिख लिया, तो इधर की ओर mg cos थीटा आएगा, क्योंकि mg इधर की ओर है तो t भी लग रहा है और mg cos थीटा भी इधर की ओर लग रहा है। तो t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के इक्वल है। ठीक है, t प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के इक्वल निकल करके आया, तो t इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r माइनस mg cos थीटा आएगा। चलो ऊपर जाने पे v डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। थीटा की वैल्यू क्या करेगी इस पूरे कंडीशन पे, थीटा ऊपर जाने पे इस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि वर्टिकल की तरफ जा रहा है। थीटा डिक्रीज करेगा, कॉस थीटा बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ आर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम सर्टनली इस एक्सप्रेशन से डिसाइड नहीं कर सकते कि टेंशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे केस में v की वैल्यू कम हो रही है, चलो पॉजिटिव वाली वैल्यू कम हो रही है, कॉस थीटा वैल्यू बढ़ रहा है, नेगेटिव वाली वैल्यू बढ़ रही है, तो डिफरेंस की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगा। लेकिन इधर आर की वैल्यू लगातार घट रही है, क्योंकि ये वाइंड होता जा रहा है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ जिसके अबाउट वो सर्कुलर पाथ कर रहा है वो डिक्रीज करती जा रही है। तो ऐसे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं यहां पे कहूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो इस पूरे कंडीशन पे यहां पे m v डिवाइडेड बाई r की वैल्यू को मैंने ओमेगा लिख लिया। v यहां पर इसकी स्पीड, v डिवाइडेड बाई r की वैल्यू ओमेगा, m v ओमेगा माइनस एम जी कॉस थीटा के इक्वल आएगा। हमें पता है कि mg का एक कंपोनेंट mg साइन थीटा इधर क्यों लगेगा, और वो mg साइन थीटा जो इसको देगा वो इसके रिस्पेक्ट में टॉर्क देगा, तो ओमेगा की वैल्यू तो डिक्रीज करेगी ही करेगी।
ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज करेगी और ओमेगा का टर्म्स यहां पे अगर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क यहां पर आ रहा है तो इसकी करस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल इसका एक्सेलेरेशन इसके ओमेगा का टर्म्स को डिक्रीज कराएगा। ओमेगा डिक्रीज हुआ, वी डिक्रीज हुआ, ये टर्म्स डिक्रीज हुआ, ये टर्म्स इंक्रीज किया, कहीं ना कहीं टेंशन की वैल्यू जीरो की ओर जाने की टेंडेंसी रखेगा। सबसे कम टेंशन की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट तक आएगा। सबसे कम टेंशन की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा क्योंकि ओमेगा लगातार डिक्रीज हो रहा है, वी लगातार डिक्रीज हो रहा है और कॉस थीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा इंक्रीज करके टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा। तो मतलब सबसे कम टेंशन जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है। तो अगर हमें स्लैग करना है तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने से पहले ही स्लैग कर देना है। तो पहले हम कंडीशन बना लेते कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक अप्रोच करा लेते हैं और फिर कंडीशन बना लेते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक नहीं जा पा रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू सबसे कम निकल करके आएगी, ठीक है ना। और वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम फिगर का वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट करें, टॉप मोस्ट पॉइंट पे फिगर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करें तो ये पूरी कंडीशन यहां पर अगर हम लिखें तो ये यहां पर पार्टिकल और ये ऊपर की ओर बाइंड होकर किस पोजीशन पे इस वक्त टी की वैल्यू सबसे कम निकल करके आएगी। तो अभी इस पॉइंट की कंडीशन पर रखें तो ये पाई आर इसके ऊपर बाइंड हो गया है, तो इधर जो लेंथ बची रह गई वो एल माइनस पाई आर के इक्वल है। एल माइनस पाई आर के इक्वल निकल करके आए, ठीक है ना। एल माइनस पाई आर के इक्वल आए तो मिनिमम टेंशन की वैल्यू वहां पे जो कैलकुलेट होकर के आएगी वो मिनिमम टेंशन का टर्म्स यहां पे निकालें तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टॉप मोस्ट पॉइंट पर माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना, माइनस एम जी कॉस थीटा। अभी मैंने जस्ट इस फिगर के ऊपर यहां पे निकाला एम जी कॉस थीटा के बजाय यहां पर इस पूरे कंडीशन पे इस तरीके से लिखें तो टी मिनिमम इस पोजीशन पर लगेगा, mg भी इधरी की ओर लगेगा, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इस पॉइंट पर लगेगा। तो टी मिनिमम की वैल्यू यहां पर जो आ जाए दैट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर माइनस एम जी। और ये ग्रेटर देन जीरो मत करो, लेस देन जीरो की कंडीशन लिख लो, ठीक है ना, लेस देन जीरो की कंडीशन लिख लो। तो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन अंडर रूट जी आर की वैल्यू आ रहा है, जहां पे जी आर की वैल्यू को लिखूंगा तो आर एल माइनस पाई आर के इक्वल आएगा, ठीक है ना। वी की वैल्यू अंडर रूट जी माइनस पाई आर के इक्वल कैलकुलेट होकर क्या रहा है। एक कंडीशन तो यहां पे हम लोग ने कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है ना, ये कैलकुलेट करके यहां पे निकाल लिया एल माइनस पाई आर और ये पूरा रूट का टर्म्स इसके ऊपर आएगा। दूसरी कंडीशन और क्या निकाले, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की वैल्यू को लगाएं तो यहां पे स्पीड u के इक्वल थी और ये डिस्टेंस l माइनस पाई आर के इक्वल निकल करके आ रहा है। तो अगर मैं यहां पे हाफ एम यू स्क्वायर लिखूं तो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एक पार्ट यहां पर आएगा प्लस यहां पर आएगा एम जी एच की वैल्यू को लिखूं तो L इस पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे है और ऊपर L माइनस पाई आर आ गया, तो यहां पे ट्वाइस L माइनस पाई आर की हाइट वो राइज किया। तो V स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं यहां पे लिखूं तो V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस L माइनस पाई आर के इक्वल आएगा। यहां तक की कंडीशन ये निकल करके आई, इस कंडीशन को हम लोग यूज कर लेते हैं। u की v की वैल्यू लेस देन की कंडीशन यहां पर आनी चाहिए, तो v स्क्वायर की वैल्यू यहां पे जो निकल करके आ रहा है u स्क्वायर माइनस 2g ब्रैकेट क्लोज 2l माइनस पाई आर मस्ट बी लेस देन g l माइनस पाई आर की कंडीशन आनी चाहिए। तो u स्क्वायर लेस देन यहां पर g का टर्म्स कॉमन ले लिया, यहां 2 4 आएगा, यहाँ L 5L के इक्वल आएगा, माइनस 2 पाई आर, यहां पर ये टर्म्स निकले तो माइनस 3 पाई आर और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट है। इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए, जबकि दूसरी तरफ लिमिट हम लोग ने u की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर 2g ब्रैकेट क्लोज यहां पे L माइनस पाई आर की कंडीशन निकाली थी, ठीक है। तो एक रेंज हम लोग को यहां पे मिलकर के आ गई कि u की वैल्यू ग्रेटर देन अंडर रूट
2g ब्रैकेट क्लोज यहां पर जो निकल करके आना चाहिए था वो इस साइड की ओर से मूव करके यहां पर आया था, तो L माइनस आर के इक्वल आया था। और दूसरी तरफ u की वैल्यू लेस देन g ब्रैकेट क्लोज 5L माइनस 3 पाई आर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये रेंज के अंदर हम स्पीड की वैल्यू को रखते हैं तो इस 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट जाने से पहले स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, स्लैक कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है। और इलास्टिक स्ट्रिंग में जो नेचुरल लेंथ होता है और उसकी जो फोर्स कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कांस्टेंट होता है। मतलब अगर मैं इलास्टिक स्ट्रिंग की लेंथ को कम करते चले जाएं तो उसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करती जाती है। तो हमें इसी प्रॉपर्टी को ऊपर बेस करके यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट कराया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के पार्ट में क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके से इलास्टिक स्ट्रिंग दिया हुआ है और इलास्टिक स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पे एक बीट्स कनेक्टेड है। ठीक है ना, इस बीट्स का मास m के इक्वल है। इस इलास्टिक स्ट्रिंग की जो लेंथ दी हुई है वो L के इक्वल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू K के इक्वल दिया है। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू K के इक्वल दिया है और ये बीट्स इसमें स्लाइड करते हुए नीचे के डायरेक्शन की ओर आ रहा है। ये बीट्स स्लाइड करते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर यहां पर आ रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए आ रहा है और वो स्पीड की वैल्यू क्वेश्चन में u के इक्वल गिवन है। u के इक्वल गिवन है तो हमें बताना है कि थर्मल पावर की वैल्यू कितनी जनरेट हो। तो थर्मल पावर तो तभी जनरेट होगी जब यहां पर इस बीट्स के नीचे आने पर मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा वो इसकी थर्मल एनर्जी में क्या हो रहा होगा, कन्वर्ट हो रहा होगा। तो एक्चुअली में नीचे आते वक्त इसकी स्पीड इंक्रीज करनी चाहिए जबकि इसकी स्पीड इंक्रीज कर नहीं रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर इसके मैकेनिकल एनर्जी में लॉस हो रहा होगा। तो अभी जब ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा होगा तो मान लो कि ये यहां से ये s डिस्टेंस नीचे के डायरेक्शन की ओर आया है, इस पॉइंट से s डिस्टेंस नीचे की ओर आया है, तो ds डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू कितने के इक्वल आएगा, u के इक्वल आएगा। दूसरी तरफ यहां पर जब ये s डिस्टेंस नीचे आया होगा तो कुछ स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ x के इक्वल बनी होगी, साथ साथ में उसका एक्सटेंशन यहां पर y के इक्वल आएगा। इतनी डिस्टेंस x प्लस y ये टोटल नीचे की ओर आ रहा होगा तो s की वैल्यू जो यहां पर आ रही होगी दैट इज इक्वल टू x प्लस y आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 के इक्वल आ रहा है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या निकालना है, यहां पर ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो mg इज इक्वल टू इस हिस्से के स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट दैट इज k डैश इनटू y के इक्वल आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यू बना और हमें यहां पे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि k डैश इनटू x इज इक्वल टू यहां पर k इनटू l आएगा। k डैश इनटू x इसकी नेचुरल लेंथ x के इक्वल है, k डैश इसका फोर्स कांस्टेंट है और k इंटू एल का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो k डैश की वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं यहां पर k डैश की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं k इंटू एल डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। तो y की वैल्यू आ गया mgx डिवाइडेड बाई k इंटू एल। यहां पे इसको रिप्लेस किया, यहां पे इसको रिप्लेस किया तो s इज इक्वल टू x प्लस mgx अपॉन k इंटू एल के इक्वल आया। तो ds अपॉन dt किया तो इस साइड की ओर u आया और इधर dx अपॉन dt के इक्वल आएगा तो ब्रैकेट क्लोज mg1 प्लस mg अपॉन kl के इक्वल आएगा। ये एक एक्सप्रेशन हम रख लेते हैं जो अभी हमें यूज करना है। तो चलो यहां तक हम लोगों ने कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल लिया। नेक्स्ट अब एनर्जी वाले पार्ट पे आते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नीचे आया तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी mgs
दूसरी तरफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज इक्वल टू -1/2 k डैश इंटू वाई स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, बाकी एनर्जी लॉस होगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आएगी। ठीक है ना, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के यहां पर आएगा। अब इतनी वैल्यू हम लोग ने यहां पर कैलकुलेट करके निकाला, इतनी वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करके निकाला। तो इसके फर्दर वैल्यू को अगर हम आगे की ओर प्रोसीड करें, इसकी फर्दर वैल्यू को आगे की ओर प्रोसीड करें, तो इस एक्सप्रेशन को मैं इधर क्यों लिख दे रहा हूं, दैट इज mgs माइनस k डैश वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हीट एनर्जी। के डैश से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, के डैश से नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एम जी एस के डैश वाई स्क्वायर, के डैश वाई स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस के डैश, और के डैश की जगह मैंने यहां पर रिप्लेस किया, के डैश की जगह रिप्लेस कर दिया के इंटू एल डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू हीट एनर्जी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो डी एच अपॉन डी टी की वैल्यू आएगा, और वही हमें कैलकुलेट करना, थर्मल पावर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो एम जी डी एस अपॉन डी टी यू आएगा, माइनस एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस के एल डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू हम यहां से रिप्लेस करेंगे, तो वो आ जाएगा इस पूरे एक्सप्रेशन में u डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम जी डिवाइडेड बाई के इंटू एल, ये पूरी वैल्यू आए। तो पूरे एक्सप्रेशन से मैंने एम जी यू कॉमन ले लिया, ठीक है ना, एम जी यू कॉमन ले लिया, इस पूरे पार्ट पे एम जी यू का टर्म्स यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर के आएगा वो एम जी के इक्वल निकल कर के आएगा। इसको ऊपर की ओर तो यहाँ पर जो टर्म्स निकल कर के आएगा, ये पूरा टर्म्स डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ के एल प्लस एम जी और ऊपर के एल की वैल्यू आ जाएगी। के एल की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट होकर के आएगा, इस एक्सप्रेशन पे यहां पर आएंगे तो 2 टर्म्स आ जाएगा, नीचे के एल प्लस एम जी की वैल्यू आ जाएगा, और ऊपर के एल टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू है। इसको इधर क्यों ले आया, तो 2 के एल प्लस 2 एम जी के इक्वल आएगा, तो ये एम जी यू ब्रैकेट क्लोज ट्वाइस के एल प्लस एम जी, और नीचे की ओर 2 टर्म्स बाहर आ जाएगा के एल प्लस एम जी, ये पावर की वैल्यू आ गया, थर्मल पावर का टर्म्स है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन पे हमें यही ध्यान रखना था कि जो भी मैकेनिकल एनर्जी लॉस होगा वो सब की सब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होकर के आएगी। तो थर्मल एनर्जी जनरेट क्यों हो रही थी, क्योंकि जब ये स्लाइड करके नीचे की ओर आ रहा होगा तो इस बीट्स और इस वायर के बीच में कुछ फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण ही इसकी एनर्जी का क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, और जो भी मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हुआ उसके एक्सप्रेशन की वैल्यू ये कैलकुलेट होकर के आएगी।